Hello students. So today we are going to discuss. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या सीखा था? लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये सीखा था कि जो साइंटिस्ट प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें लास्ट में मेंडेली जो था वो ज्यादा सक्सेसफुल रहा था, क्योंकि मेंडेली ने जो पीरियोडिक टेबल दिया उसके अंदर उन्होंने जितने भी वेल नोन एलिमेंट्स थे उसको उन्होंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर प्राइमरी पीरियोडिक टेबल है वो वहां पर था, लेकिन उसने कुछ जगह ब्लैंक छोड़ी थी। ही वाज अ जीनियस। जगह ब्लैंक क्यों छोड़ी थी? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि फ्यूचर के अंदर वहां कोई ना कोई ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिनकी प्रॉपर्टीज उसके साथ मैचअप करेंगे, बराबर, इसलिए वहां पर गैप छोड़ दिया था। उसके बाद उसके हमने ड्रॉबैक भी देखे कि भाई उसने हाइड्रोजन के बारे में कुछ नहीं बताया था, आइसोटॉप्स के बारे में कुछ नहीं बताया था। ऐसे जितने जितने ड्रॉबैक्स थे, एनोमेलस पेयर जो थी वो भी हमने सीखा था। अच्छा, तो ये सारा सीखने के बाद आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आज की डेट में जो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, जो हम लोग करते हैं ना, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने टाइम पे जो जो मॉडिफिकेशंस की उसके बेसिस पे आज जो हम लोग पढ़ते हैं उसको कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, या तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या तो कई बार बॉल्स टेबल भी उसको कहा जाता है। तो उसके बेसिस पे क्या चेंजेस आए उस पीरियोडिक टेबल के अंदर या तो लॉ के अंदर, वो आज हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मॉसली। मॉसली एक साइंटिस्ट था, बराबर है, जी हाँ, सही सुना आपने, मॉसली। यहाँ पर मॉसली जो साइंटिस्ट था, मोगली मत समझना बेटा, मॉसली है ये, मोगली नहीं है। मॉसली ने क्या किया, स्टडी किया। उसने क्या किया, अलग अलग एलिमेंट ले लिए। मान लो कि मॉसली ने करीबन 38 एलिमेंट्स लिए थे। एक रेफरेंस बुक में लिखा हुआ है, कई लोग 40 भी बोलते हैं। रेफरेंस बुक टू रेफरेंस बुक वेरी करता है, लेकिन ज्यादातर एल्यूमिनियम से लेकर गोल्ड तक के उसने कुछ 38 एलिमेंट्स लिए थे। अब उस एलिमेंट्स के ऊपर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन यानी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर रहा था, स्ट्राइक करवा रहा था, बराबर है, यानी इसके ऊपर गिरा रहा था। तो उसके अंदर से एक्सरेज प्रोड्यूस होते थे, और जो एक्सरेज प्रोड्यूस होते थे उसकी फ्रीक्वेंसी की उसने पढ़ाई की। वो फ्रीक्वेंसी जो थी वो एलिमेंट की कौन सी प्रॉपर्टी पे ज्यादा डिपेंड करती है, तो उसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉसली स्टडीड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज प्रोड्यूस्ड बाय, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, यानी कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे यानी न्यू बोलते हैं, उसकी पढ़ाई की। प्रोड्यूस्ड बाय द बॉम्बार्डमेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ मेटल टारगेट। मेटल टारगेट यानी मेटल के ऊपर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे ये लोग, बॉम्बार्डमेंट करवाएंगे। He found that the square root of the frequency, उसने क्या किया, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट लिया, बराबर है, ऑफ एक्सरे, जो एक्सरे थे उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी उसका स्क्वायर रूट लेकर उसने क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया। तो उसको पता चला इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल न्यूक्लियर चार्ज। वो किसके साथ प्रोपोर्शन में जा रहा था, न्यूक्लियर चार्ज यानी Z। Z का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बराबर है, ऑफ मेटल। और उसने वहां पर ये इक्वेशन फॉलो करवाया था जहां पर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू A इंटू Z माइनस B। A और B वहां पर कांस्टेंट थे, Z था उसका न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज ऑफ मेटल इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। अब जरा ध्यान से देखिए, तो मॉसली ने प्रैक्टिकल स्टार्ट किए थे और उन्होंने दो ग्राफ प्लॉट किए। यहाँ पर उसने क्या लिया, फ्रीक्वेंसी और उसका स्क्वायर रूट। मान लो कि यहाँ पर एटॉमिक मास लिया हुआ है, एक साइड है फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट और यहाँ पर लिया हुआ है एटॉमिक नंबर, बराबर है। तो ये ग्राफ जो मास वाला था, जो है मास वाला जो ग्राफ था उसके अंदर और एटॉमिक नंबर वाले ये जो ग्राफ के अंदर क्या ऐसा चेंज था जो उसको ज्यादा अच्छा लगा, यानी कि ज्यादा प्रॉपर लगा। यहाँ पर एटॉमिक मास के बेसिस पे कई लोग ऐसा बोलते हैं कि इसका ग्राफ जो था वो थोड़ा जिगजैग आ रहा था, लेकिन यहाँ पर उसके जो एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे इस लाइन के ऊपर नहीं आ रहे थे, यानी कुछ आ रहे थे कुछ नहीं आ रहे थे। जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज होता है, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो बढ़ता है, लेकिन सारे के सारे एलिमेंट इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं आ रहे थे। दैट मीन्स व्हाट कि इसका ग्राफ जो था वो थोड़ा सा इरेगुलर था बेटा। लेकिन
जब फ्रीक्वेंसी जो थी उसका स्क्वायर रूट लेकर एटॉमिक नंबर के बेसिस पे उसका ग्राफ प्लॉट किया गया, तो ऑलमोस्ट जो उसके एलिमेंट के ग्राफ जो थे वो सारे के सारे कहां पर आने लगे, इस लाइन पे आने लगे, ज्यादातर इस लाइन पे थे। यानी कि ये पता चला कि इस फ्रीक्वेंसी जो थी, मेटल की फ्रीक्वेंसी जो थी, उसका रिलेशन एटॉमिक नंबर से ज्यादा है रेदर देन एटॉमिक मास। बराबर है, क्लियर है ये चीज? तो उसको ये पता चला बेटा, और इसलिए ये इक्वेशन जो है उसके बेसिस पे स्क्वायर रूट ऑफ ये ए और बी तो क्या है, कांस्टेंट है, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड। यानी कि यहाँ पर अब देखो, कई बार बच्चे ये भी पूछते हैं कि यहाँ पर सर फ्रीक्वेंसी ही क्यों नहीं, इसका स्क्वायर रूट ही क्यों किया? तो आप देखो कि एटॉमिक नंबर 1 से 2 गया, 1 से 2, 1 के सामने मान लो कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी 1 के सामने 2 आ रही है, 2 के सामने 4 आ रही है, बराबर है। फिर आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं 3 के सामने मान लो 9 आ रही है, तो क्या करना चाहिए? तो ट्रेंड उसने देखा, ट्रेंड को कैसे फॉलो कर सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट निकाल लेते तो वो भी 1 2 3 आता, जो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इजीली ड्रॉ करके समझ पाता। तो उसने ट्रेंड को समझा। ऐसा नहीं कि फ्रीक्वेंसी से ग्राफ प्लॉट नहीं हो सकता है, फ्रीक्वेंसी से भी ग्राफ प्लॉट हो सकता है, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट और ट्रेंड को समझने के लिए उसने क्या किया था, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी लिया हुआ था। तो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी जब उसने लिया, उसको ट्रेंड समझ आया कि एटॉमिक मास के बेसिस पे नहीं, एटॉमिक नंबर। तो अब तक जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, ऐसा हमने पढ़ा था। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ऐसा कहता है, देखो रिपीटिशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है बेटा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी ज्यादातर? तो वो डिपेंड करेगी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। आफ्टर द मॉसलिस एक्सपेरिमेंट वी कैन प्रूव दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यहाँ पर जो मॉडर्न लिखा हुआ है यानी कि लेटेस्ट जो है उसमें एटॉमिक नंबर आ गया इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास। इसका थोड़ा सा अगर थियोरेटिकल जस्टिफिकेशन आपको चाहिए तो भी मैं आपको दे सकता हूँ। मान लो कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर की जो बात कर रहे हैं, बराबर है, तो हमारे पास एक एलिमेंट है और यहाँ पर उसका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, ये न्यूक्लियस है, बराबर। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है हमें मालूम है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन जो है अंदर के शेल में भी इलेक्ट्रॉन तो होते हैं। अब आप देखो कि जब कभी भी एटम या तो एलिमेंट कोई दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करता है या तो रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या होता है कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन यानी कौन सा, जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन है, जनरली वो ही वहां पर क्या करता है, अपना जो है इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। क्या करता है, अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। मान लो कि अगर आप लोग बोलो कि सर सोडियम है, सोडियम में से हमें Na+ बनाना है तो इलेक्ट्रॉन कौन सा रिमूव होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो 281 आप पढ़ते थे, यहाँ पर 281 आप पढ़ते थे और Na+ का मतलब 28, यानी कि सबसे लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन था वो हमने क्या कर दिया, लूज कर दिया। क्यों, Na+ बनाना था, इसलिए Na में से Na+ बनाने के लिए क्या मानते हैं कि इट गेट द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 28, यानी नियॉन जैसा कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए Na में से Na+ बन सकता है। क्लियर है? इसका मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो ही वहां पर इंटरेक्ट करता है, केमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर पूरा का पूरा चला जाता है। तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो जनरली इंटरेक्ट करते हैं, न्यूक्लियस तो इंटरेक्ट करेगा नहीं। न्यूक्लियस में जो है वो तो हमें मालूम होना चाहिए कि एक न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वही उसका एटॉमिक नंबर रहता है। और दूसरी बात कि एटॉमिक मास में तो क्या आ जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा जाता है। थियोरेटिकल जस्टिफिकेशन के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो क्यों एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ज्यादा रिलेवेंट है। हालांकि मॉसली के बेसिस पे ही यहाँ पर जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग डिटेल में समझे तो ये इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे भी हम लोग समझ सकते हैं। दूसरी बात कि सिमिलर, मान लो कि एक ग्रुप की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, बराबर है, पहले पीरियोडिक कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, फिर हम लोग उसकी थोड़े से ऑर्बिट रेंज पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या लिखा हुआ है, तो आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, लुक एट दैट,
आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर बेटा ये यहाँ पर पूरा ड्रॉ करना कोई सेंस बनता तो है नहीं, बराबर है। तो पूरा पीरियोडिक टेबल आपकी टेक्स्ट बुक में दिखाया हुआ है, तो ये जो टेक्स्ट बुक के अंदर आपका पूरा पीरियोडिक टेबल दिखाया हुआ है उसको आप देखते हुए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए, बराबर। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स, आप देखोगे तो उसके अंदर 1 2, अच्छा ये रो जो है हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे, तो आपका पीरियोडिक टेबल जो है बेटा उसके अंदर कुछ ऐसा है कि यहाँ पर मान लो कि हाइड्रोजन है, बराबर, तो उसके बिल्कुल सामने हीलियम है, बराबर। हाइड्रोजन जो है उसको कई बार बीच में भी शो करते हैं क्योंकि ये डिबेटेबल है। हाइड्रोजन के नीचे उसने लिखा होगा लिथियम, बराबर। लिथियम के बाद सेकंड ग्रुप में आएगा बेरिलियम, बराबर, ये आएगा। तो 3 4 फिर 5 यहाँ से स्टार्ट किया होगा उसने, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या आएगा, बोरॉन आएगा, बराबर है। बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, बराबर है। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फिर आएगा हीलियम के नीचे नियॉन, ऐसा है। तो ट्रेंड जो है वो कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा कि आपके पास, बराबर, इसके बीच में ये मान लो कि ये फर्स्ट है जिसमें हाइड्रोजन है और हीलियम है, ये पहला छोटा सा वेरी शॉर्ट पीरियड है। सेकंड पीरियड के अंदर हमारे पास लिथियम से लेगा लिथियम, बेरिलियम, और ये टोटल ऐसे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट आ रहे हैं उसके अंदर, तो ये सारी बातें हैं। तो ये जो हम लोग लिख रहे हैं, बराबर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रो, उसको कहा जाता है पीरियड्स। क्या कहा जाएगा, पीरियड्स। तो ऐसे टोटल कितने हैं, यहाँ पर 7 है आपके पीरियोडिक टेबल में, ऐसे टोटल कितने हैं, 7 है। 9 वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स, वर्टिकल कॉलम कितनी हो जाएंगी, 9 हो जाएगी। तो आप 9 वर्टिकल कॉलम जो है वो भी अपने हिसाब से डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लो कि ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2 है, बीच में आएगा 3 से लेकर 12 तक भी आएगा, बराबर है। फिर आएगा ये 13, ये 14, 15, 16, 17 और ये 18। तो आप देखेंगे कि ये जो है 9 वर्टिकल कॉलम्स है आर कॉल्ड ग्रुप्स, बराबर है। तो वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहते हैं। 9 वर्टिकल कॉलम जो बता रहे हैं वो रोमन लेटर वाली कॉलम जो है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, बराबर। बाकी हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं टोटल 18 ग्रुप्स आर देयर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। इनर्ट गैसेस वेर आल्सो इंक्लूडेड, अभी तो इनर्ट गैस का भी आ गया, बराबर है। तो यहाँ पर ग्रुप का मतलब क्या है, ये जो कॉलम है हाइड्रोजन, लिथियम, फिर क्या आएगा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो इस तरह से जो हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि किस किस तरह से हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो इनर्ट गैसेस वेर आल्सो इंक्लूडेड इन दैट। तो इनर्ट गैस जो है पहले ढूंढा नहीं गया था, अब 18 ग्रुप के अंदर इनर्ट गैस है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं। जीरो ग्रुप इनर्ट गैसेस, बराबर है। नॉन रिएक्टिव गैसेस केमिकली इनर्ट होते हैं, ये इनर्ट गैस भी कहा जाता है। तो उसके अंदर हीलियम, नियॉन, आर्गन, ट्रिटोन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सारे आएंगे। तो इस तरह से जो है आप कर सकते हो। तो आप इतनी नोट्स लिख लीजिए, बराबर है। इनर्ट गैसेस जो है राम से साइंटिस्ट ने ढूंढा था, यहाँ पे मेंशन। सो लेट अस सी नाउ, अब हम लोग ये देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक्चुअली किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। तो हम लोगों ने अभी अभी देखा था, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोस्टली के एक्सपेरिमेंट के अंदर, कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है एस्टैब्लिश हो चुका है। इट इज बेस्ड ऑन द बॉल्स-बरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट। बॉल्स-बरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, जिसको उसके नाम से यानी गॉस पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं। इट वॉज प्रपोज बाय रैंक एंड वार्नर, यानी कि ये जो प्रपोज किया गया था वो रैंक और वार्नर नाम के साइंटिस्ट ने किया हुआ है। यहाँ पर जो हम लोग अभी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे उसके अंदर टोटल 7 पीरियड्स और 18 वर्टिकल कॉलम्स है, और उसको अकॉर्डिंग टू रोमन न्यूमेरल्स में भी अरेंज किया हुआ है। आपके जो मॉडर्न पीरियड टेबल जो है टेक्स्ट बुक, मेक श्योर कि आपको टेक्स्ट बुक लेकर ही बैठा है, तभी ये चीजें समझ में आने वाली है। टेक्स्ट बुक लेकर बैठो, पीरियोडिक टेबल देखो एंड एंजॉय द जर्नी ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे आपकी स्कूल के अंदर जो आप हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर पीरियड्स, तो पीरियड्स यानी हम लोग स्कूल के लेक्चर्स की बात नहीं कर रहे हैं कि स्कूल में सर 2 लेक्चर के बाद एक रिसेस आ जाती है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पीरियड्स जो है बेटा टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, बराबर है। पहला पीरियड जो होता है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है सिर्फ,
तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि किस तरह से पीरियोडिक टेबल डिजाइन है। तो पहले जो पीरियड है उसके अंदर यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर हीलियम है। तो ये जो है आपका पीरियड नंबर 1, ये हो गया आपका पीरियड नंबर 1, बराबर है। चलो, तो पीरियड नंबर 1 के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करूं तो सेकंड पीरियड के अंदर टोटल 8 एलिमेंट होते हैं। तो 8 एलिमेंट यानी सेकंड पीरियड के अंदर कौन कौन से होंगे? तो देखो यहाँ पर आ गया लिथियम, लिथियम के बाद आएगा लिथियम, बेरिलियम, बराबर। फिर यहाँ पर रहेगा ये पूरा पी ब्लॉक है हमारा, तो बीच में डी ब्लॉक रहता है, लेकिन मैं कंटिन्यूटी में लिखता हूँ, आप समझ जाना। तो लिथियम है, बेरिलियम है, और उसके बाद हमारा रहेगा यहाँ पर नंबर 5 यानी कि बोरॉन आ जाएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर आएगा फ्लोरीन और फिर आएगा नियॉन। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 एलिमेंट वहां पर आ जाएंगे, बराबर है। तो आप अपने नोट्स में या तो आपकी टेक्स्ट बुक में भी चेक कर सकते हैं, इसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स वहां पर 8 रहेंगे। थर्ड जो पीरियड है उसके अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 है, तो इस तरह से हमें याद रखना है। अब यहाँ पर आप देखें लिथियम के बाद आएगा सोडियम, बराबर है, फिर मैग्नीशियम, फिर आएगा एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और यहाँ पर आ जाएगा नियॉन के बाद आर्गन, बराबर। ये चीज रहेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 एलिमेंट इसमें भी आ गए, बराबर। अब बार बार वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, फटाफट लर्न करेंगे हम लोग। ये चीजें हमें याद रखनी है। ये पीरियड 1 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 होंगे, सेकंड पीरियड के अंदर 8, थर्ड के अंदर 8, फोर्थ के अंदर 18 होंगे, बराबर। फोर्थ के अंदर 18 क्यों हो गए? क्योंकि फोर्थ पीरियड जैसे ही स्टार्ट होता है वहां पर आपका बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर S और P लिखा हुआ है, यहाँ फोर्थ जैसे स्टार्ट होता है डी ब्लॉक एलिमेंट भी आ जाएंगे। तो आप देखें यहाँ 8 थे, सीधे 10 एलिमेंट ऐड हो गए वहां पर। आप देख सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर कि यहाँ पर जैसे लिथियम के नीचे, जैसे कि यहाँ फोर्थ पीरियड स्टार्ट हो रहा है, तो फोर्थ पीरियड के अंदर बेटा पोटेशियम से स्टार्ट हो रहा होगा और लास्ट में खत्म हो रहा होगा क्रिप्टॉन तक। तो वहां तक अगर आप गिनेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? वहां पर 18 रहेंगे। फिफ्थ वाला जो है आपका, उसके अंदर भी आप देखेंगे तो रुबिडियम से स्टार्ट होगा और जेनॉन तक कंप्लीट हो जाएगा, तो इसमें भी 18 एलिमेंट्स रहेंगे। 6 में क्या रहेगा? 6 के अंदर आप देखेंगे तो सीजियम से स्टार्ट होगा और वहां पर रेडोन्स तक जाएगा, तो वहां पर 32 एलिमेंट्स आएंगे। यानी कि वहां पर हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी गिनते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हालांकि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, जो आपके पीरियोडिक टेबल के नीचे दिए हुए हैं, बराबर है। तो वो दूसरे वहां पर आप देख सकते हैं इसका डिफरेंस जो है, वहां पर टोटल 14 एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं। तो आप वहां पर चेक कीजिए, वहां पर जो है नीचे जो है एक सीरीज है लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज। तो लैंथेनाइट सीरीज जो है आपकी, उसके अंदर रहेगा सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक, सीरियम से ल्यूटेशियम तक। तो वो सीरीज आपकी वहां पर है, वो टोटल 14 एलिमेंट्स है। हालांकि लैंथेनम जो है La, उसको उसमें गिना नहीं जाता है। लैंथेनम के बाद के जो 14 एलिमेंट्स है जो नीचे है, बराबर है, उसको वहां पर कैलकुलेट किया जाता है। सो दैट्स हाउ इट विल बी टोटल 32। और 7th पीरियड जो है उसमें भी 32 एलिमेंट्स है। ऐसा कहा जाता है कि 7th पीरियड है इनकम्प्लीट है एनसीईआरटी के हिसाब से, लेकिन आज की डेट में वो पीरियड पूरा कंप्लीट हो चुका है। वहां पर टोटल 118 एलिमेंट्स हो चुके हैं। पहले 112 के बेसिस पे था, फिर 1114, बराबर, यानी 114 एलिमेंट्स। और आज की डेट में पूरा पीरियोडिक टेबल जो है पूरी फैमिली फुलफिल है, यानी कि 118 एलिमेंट्स है, बराबर है। और ऐसा नहीं करना है हमें कि पूरा पीरियोडिक टेबल हमें याद होना चाहिए, लेकिन हाँ कॉम्पिटिटिव बेसिस पे कुछ कुछ चीजें अगर हमें याद रहती है तो हमारे बेनिफिट में रहती है। हालांकि वहां पर आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दिया जाता है और इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन का नॉलेज आपके पास है, तो आप बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हो। चलो ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे आपको, अभी जिन्होंने भी सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है, सेकंड यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसको ये वाला कॉलम जो है, ये वाला कॉलम जो है उसको क्या करना है, इसको एलिमिनेट कर देना है पूरा, इसको पूरा एलिमिनेट कर दो, बराबर है। सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूं, उस पर ध्यान दो कि पहला है पीरियड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कौन कौन से एलिमेंट्स है और नेम ऑफ पीरियड, बराबर है। तो ये चीजें हम लोग सीखेंगे। जैसे कि फर्स्ट पीरियड है, अब फर्स्ट पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट है? 2। तो हाँ है हाइड्रोजन और हीलियम, है कि नहीं? अच्छा, तो 2 एलिमेंट में कहां से थे? हाइड्रोजन से हीलियम तक। और उस पीरियड जो है उसका नाम उन्होंने रखा है शॉर्टेस्ट पीरियड,
बराबर है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पर फिल किए जाते हैं बेटा 1s के अंदर। अब हाइड्रोजन जो है उसके बारे में जिन्होंने भी मान लो कि अभी ये सेकंड चैप्टर पढ़ा नहीं है, तो अब 9-10 के अंदर कौन सी कन्फिग्रेशन पढ़ के आया है? सोडियम। तो सोडियम में आपने पढ़ा होगा कि 2, 8 और 1, एग्री, इतना तो आप सबको मालूम है। लेकिन 11 में जैसे ही आते हो आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हो तो इसकी कन्फिग्रेशन लिखी जाती है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो आप देख सकते हो यहाँ पर है ऐसा कि सोडियम जो है बेटा वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। एस में जो है इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? तो एस के अंदर इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, बराबर। तो थर्ड पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्लेस हो सकते हैं? 3s और 3p के अंदर वो पूरा थर्ड पीरियड आ जाएगा। यानी कि अगर बात करो तो सोडियम से लेकर आर्गन तक सारे के सारे ऑर्बिटल जो है कंप्लीट हो जाते हैं, बराबर। सो ऑर्डर ऑफ फिलिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ऑर्डर जब कभी भी आप सेकंड चैप्टर पढ़ोगे उसके अंदर रहेगा 1s, उसके बाद 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, इस तरह से। लेकिन आपको कितनी बातें पता होनी चाहिए, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं कि s के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे। कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। p के अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके 6 इलेक्ट्रॉन। d के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, बराबर है। अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं कि किस तरह से हम लोग जाएंगे। जैसे आपका सेकेंड चैप्टर के अंदर ऐसा है कि 1s है, फिर 2s है, फिर 2p है, फिर 3s है, फिर 3p है, फिर 3d है, बड़ा इस तरह से, फिर 4s, 4p, ये सारे ऑर्बिटल्स हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनेंगे? अगर ये चीजें अभी समझ में नहीं आ रही है तो मेक श्योर की कोई जरूरत भी नहीं है, बराबर है, वो बाद में आ जाएगी। तो ये मैं सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा नॉलेज में रहे। तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे, 1s के बाद 2s में, 2s के बाद 2p में, 2p के बाद 3s में जाएंगे। तो इस तरह से जिगजैग फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन s में कितने होते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मान लो कि आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, बराबर है, तो आप क्या करोगे? जैसे बोल दो कि भाई सर हमें सिंपल एक ले लेते हैं बेटा कि सपोज लिथियम का नंबर है 3 और इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने क्या बताया? सबसे पहले किस में जाएंगे? 1s में, और s में कितने जा सकते हैं? 2। तो आप भर दो, लिथियम के अंदर 1s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 3 में से 2 गए तो बाकी कितना रहा? 1 बाकी रहा। अब 1s के बाद इलेक्ट्रॉन किसमें भरते हैं? 2s के अंदर। तो 2s के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s to 2s1, बराबर। इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन वो आप सेकंड चैप्टर में जब करेंगे तब अच्छे से हो जाएगा। ओके, तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि पीरियड अगर फर्स्ट है तो आपको याद रखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 रहेंगे, जो मैंने बताया। कौन कौन से? हाइड्रोजन, हीलियम, उसको शॉर्टेस्ट कहते हैं। हम लोग यहाँ पर थे थर्ड पीरियड के अंदर टोटल 8 एलिमेंट है। 8 एलिमेंट का मतलब है सोडियम से लेकर आर्गन तक, सोडियम से लेकर आर्गन, बराबर है। और सेकंड शॉर्ट पीरियड कहेंगे। फोर्थ पीरियड जो है बेटा उसके अंदर पोटेशियम से लेकर क्रिप्टन तक, के से KKR, बराबर, कोलकाता नाइट राइडर्स, बराबर है, यानी IPL खेलेंगे KKR। तो KKR का मतलब है पोटेशियम से लेकर क्रिप्टन तक, बराबर है। फिफ्थ जो हमारा जा रहा है, तो फिफ्थ में आप देखिए यहाँ रुबिडियम से जेनॉन तक जाएंगे, क्लियर है। 6 के अंदर रहेगा हमारा सीजियम से यहाँ पर रेडॉन तक। कहां तक रहेगा? रेडॉन तक। 7th पीरियड NCERT के हिसाब से इनकम्प्लीट है, तो मैंने यहाँ पर इनकम्प्लीट लिखा हुआ है। आपको ये वाला जो पूरा पोर्शन है एलिमेंट्स वाला वो अच्छे से देख लेना है, और ये नेम ऑफ पीरियड भी आप कर सकते हो। तो पहले पीरियड को शॉर्टेस्ट, फर्स्ट शॉर्ट, सेकंड शॉर्ट, फर्स्ट लॉन्ग, सेकंड लॉन्ग पीरियड, लॉन्गेस्ट पीरियड यानी 6th पीरियड, और इनकम्प्लीट यानी 7th पीरियड जो आज की डेट में कंप्लीट है, क्लियर है। तो ये चीजें हमने यहाँ पर सीखी हुई है। एक और मैं आपको टेक्निक सिखाता हूँ कि मान लो कि अगर आपको ये जो एलिमेंट्स के बेसिस पे मैंने बताया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, 8, 8, 18, 18 है। तो अगर आप देखें ग्रुप नंबर 1 की बात करें हम लोग, ग्रुप नंबर 1, तो ग्रुप नंबर 1 के अंदर कैसा रहेगा? ग्रुप नंबर 1 जो है हमारा, कहां से हम लोग उसको स्टार्ट कर सकते हैं? तो ग्रुप 1 में हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। मान लो कि आपको इसका एटॉमिक नंबर मालूम ही नहीं है, हमें सिर्फ मालूम है हाइड्रोजन का 1, बराबर है।
तो मैं जैसे बताता जाऊं वैसे ट्रिक यूज करते जाओ। तो 1 + 2 करो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, तो 2 8 8 इसी तरह से हम लोग ऐड करते जाएंगे। 1 + 2 तो चेक करो, आपकी एनसीईआरटी में लिथियम का एटॉमिक नंबर आएगा 3 बेटा। 3 के बाद उसमें कितने ऐड होंगे, 8 ऐड होंगे तो क्या आएगा 11, तो वो एटॉमिक नंबर आ गया सोडियम का 11। इसके अंदर और 8 ऐड करें तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 19, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 19। 19 के अंदर 8 के बाद क्या करेंगे, 18 ऐड करेंगे, तो 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 2 36 + 1 यानी ये हो जाएगा बेटा 37। 37 के बाद 18 दो बार है, 18 दो बार है, तो इसमें 18 ऐड करेंगे तो सीजियम का आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 55, कितना हो जाएगा 55। 55 के अंदर अब क्या ऐड करेंगे हम लोग, 32 ऐड करेंगे, 32 ऐड करेंगे तो फ्रांसियम का कितना हो जाएगा, फ्रांसियम का आपका हो जाएगा +2 यानी 87, बराबर है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ढूंढ सकते हैं, ऐसा नहीं ये एक ही है। अगर हम लोग स्टार्ट करें यहाँ से, जैसे कि हीलियम है, बराबर है, हीलियम से स्टार्ट करो नियॉन में, तो हीलियम में तो नंबर 2 है ही, तो हम लोग ये वाला ऐड नहीं करेंगे, सीधा 2 + हम लोग 8 करेंगे, 2 + 8 यानी कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, बराबर। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, बराबर है ऐसा। तो अब देखो 10 + मैंने क्या बोला था, 8 दो बार ऐड करना है, तो 8 यानी इसका हो जाएगा 18 यानी इसका हो जाएगा कितना 36 के अंदर फिर से 18 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 54 के अंदर 32 ऐड करो, ये हो जाएगा 86। इस तरह से कोई भी ग्रुप के अंदर अगर हम लोगों को एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का मालूम है, दूसरे का ढूंढना है, तो वी कैन डू इट, बराबर। तो ये चीजें जो है वो थोड़ी सी पीरियोडिक टेबल को इजी बना देती है। अच्छा चलो, अब ये कंप्लीट हो गया हमारा। पीरियोडिक टेबल जो है बेटा बेसिकली 3 हिस्सों में बटा हुआ है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। चलो ठीक है, पीरियोडिक टेबल आपका बेसिकली 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पीरियोडिक टेबल को अगर हम लोग क्लासिफाई करें तो सबसे पहले है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, बराबर है। इसके अंदर क्या कहते हैं हम लोग कि S और P ब्लॉक एलिमेंट्स को कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। S ब्लॉक के अंदर कौन कौन से ग्रुप आ जाएंगे, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। P ब्लॉक के अंदर कौन कौन से ग्रुप आएंगे, ग्रुप 13 से 18, ये याद रखना है। S ब्लॉक यानी 1 and 2 और यहाँ पर 13 to 18। तो देखो S ब्लॉक के अंदर ज्यादातर मेटल्स है और यहाँ पर मेटल्स भी है, इन शॉर्ट मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। तो ये जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल को। ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट जो है वो कौन से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो S और P ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। दूसरा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बराबर। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है बेटा वो डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक के अंदर कहां से कहां आएगा, ग्रुप नंबर 3 से 12, ग्रुप नंबर 3 से 12 रहेगा ये, बराबर। 3 से 12 का अगर मैं एक छोटा सा आपको बताऊं तो फर्स्ट सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये रहा। तो ये जो है आपका ग्रुप नंबर जो है 3 से 12 का है। आप देखोगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गए कि नहीं, 12 ग्रुप। तो ये ग्रुप है, बराबर, जिसके अंदर थर्ड ग्रुप का पहला एलिमेंट स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, बराबर है। तो इस तरीके का जो है उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ऐसा कहा जाता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, S ब्लॉक से P ब्लॉक में जब जाते हैं तो मेटल्स आते हैं, वहां पर सामने नॉन मेटल्स और मेटल्स की प्रॉपर्टी, तो ट्रांजिशन होता है, लेफ्ट टू राइट जो है सारी प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन होती है, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहे जाते हैं। नेक्स्ट टू दैट के जो बाकी रहेगा, यहाँ पर नीचे भी मैंने मेंशन किया, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसके अंदर जनरली F ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। कौन से आते हैं, F ब्लॉक के एलिमेंट्स। F ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन से सीरीज आ जाएगी, लैंथेनाइट्स जिसमें 4F सीरीज आएगी,
और एक्टिनाइड्स जिसमें 5s सीरीज के एलिमेंट्स आए हैं। तो पीरियोडिक टेबल जो है बड़ा बड़ा सा मोटा मोटा सा इस तरह से क्लासिफाई होता है। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट कलेक्टिवली कॉल इट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट यानी पूरा बीच का डी ब्लॉक आ गया, जहां पर आप देखोगे कि 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज है। उसके बाद है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो बिल्कुल नीचे है, जिसको कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज वहां पर मेंशन की हुई है।